मेरा रिश्ता उन घरानों में से है जो गरीबी रेखा से बहुत नीचे जीवन जीते हैं। मेरे पिताजी एक फर्म में काम करते हैं। हालांकि उनकी तनख्वाह से हमारा 2 वक्त का खाना ही मुश्किल से चल पाता है। हमारा घर 2 कमरों का छोटा सा दरबाथम। तो इतने बदनसीब लड़की हूँ जो कि सिर्फ गरीबी का शिकार नहीं थी, बल्कि मेरी काली रंगत और चेहरे पर बने हुए चेचक के निशान भी मेरे लिए बदकिस्मती के दाग थे। पिताजी की कम कमाई की वजह से खाना ही कम मिल पाता था। पढ़ाई लिखाई तो दूर की बात थी, इसलिए मेरी पढ़ाई भी पूरी न हो सकी। मेरी बढ़ती उम्र और पिता की घटती तनख्वाह देखकर माँ ने मेरी शादी का फैसला किया, क्योंकि घर की बड़ी लड़की में ही थी। बाकी 2 बहनें और एक भाई मुझसे छोटे थे। हालांकि वह देखने भालने में मुझसे कहीं बेहतर थे। ऐसा लगता था कि खानदान की सारी बदनसीबी मेरे हिस्से में लिख दी गई है। माँ के कहने पर लोग रिश्ता कराने पर राजी हुए। कई बार लड़के वाले देखने आते, लेकिन मेरी काली रंगत को देखते ही उठकर चले जाते हैं। मेरी माँ मुझको यूं ताने देती जैसे मेरा काला रंग मेरा बहुत बड़ा कसूर हो। एक बार तो मेरी माँ ने यह भी कह दिया कि शिवानी अगर रंगत अच्छी ना ला सकती थी तो किस्मत ही अच्छी ले आती। मैं अपनी माँ का यह ताना खामोशी से सुन गई और अपने कमरे में आकर बैठ गई और आईने में अपनी शक्ल, जो कि बिल्कुल भद्दी थी, उसको देखने लगी। देखते देखते मैं यही सोच रही थी कि मेरी शक्लो सूरत मामूली सी लड़की से भी कमतर है, और इस पर सितम यह कि मेरे चेहरे पर चेचक के दाग जो कि मुझे और खराब बना रहे थे। ऐसा चेहरा था कि कोई नजर भरकर देखना भी पसंद नहीं करता। तो शादी तो बहुत दूर की बात है, ऊपर से पिताजी कमाते इतना कम थे कि मोटा दहेज देकर भी शादी नहीं कर सकते थे, और फिर सोने पर सुहागा यह कि मैं बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी, तो यह भी रिश्ते में एक रुकावट थी। अक्सर शक्ल सूरत कम हो तो दहेज और पढ़ाई इन दोनों की भरपाई कर देते हैं, लेकिन मेरे यहाँ हर चीज की कमी थी। इसीलिए जैसे ही मैं 18 साल की हुई, मेरी माँ ने मेरे लिए रिश्ते देखना शुरू कर दिया। उनका कहना था कि शक्ल सूरत तो तेरे पास है, नहीं शायद तेरी कम उम्र की वजह से कोई तुझे शादी कर ले, लेकिन मेरी किस्मत ने मेरा यहाँ भी साथ नहीं दिया। मेरे रिश्ते नाते मुझे देखकर नाक मुंह चढ़ाते हुए वापस चले जाते। एक बार मेरे लिए एक लंगड़े लड़के का रिश्ता आया। मुझे मालूम हुआ कि मेरे लिए एक अपाहिज का रिश्ता आया है, तो मैंने माँ से कहा कि मैं इस लंगड़े से शादी नहीं करूंगी। मैं कोई अपाहिज हूँ क्या जो किसी इसे रिश्ते के साथ मेरी शादी कराना चाहती हो? यह सुनकर मेरी माँ ने मुझे खा जाने वाली नजरों से देखा। कहने लगी, अरे तू अपनी शक्ल तो देख, इस शक्ल पर क्या तुझे कोई शहजादा मिल जाएगा? मेरी माँ मुझे हमेशा ऐसे ही ताने देती रहती थी। मैं यह सुनकर रोने लगी और सोचने लगी कि शायद मैं इतनी ही बदसूरत हूँ जितनी अपनी माँ को लगती हूँ, या फिर शायद मेरी माँ ही मुझे दुनिया की नज़रों से देखती है। हालांकि मैंने तो सुना था कि औलाद जैसी भी हो माँ को हमेशा प्यारी ही लगती है, लेकिन नहीं, मैं अपनी माँ को हमेशा ही चुभती रहती थी। हालांकि सारे घर के कामकाज की जिम्मेदारी भी मैंने अपने सर पर उठा रखी थी, इस पर मेरी माँ की घूरते नजरें मुझे पर रहती थी। मैं तैयार होकर शाम को उन लोगों के सामने बहुत अच्छी तरह से जाकर बैठ गई। लड़का भी उन लोगों के साथ ही आया था। उसकी एक टांग में पोलियो था, लेकिन शक्ल सूरत का थोड़ा अच्छा लग रहा था। मुझे देखकर उसके चेहरे पर अलग ही एहसास आए। कुछ ही देर बाद वो एकदम से खड़ा हो गया और अपने घर वालों से कहने लगा कि वापस चलो, मैं इतना भी गया गुजरा नहीं हूँ कि ऐसी किसी भी काली पीली लड़की से शादी कर लूँ। उसने ऐसा कहा जैसे कोई बहुत ही बदसूरत शक्ल की लड़की उसके सामने बैठी हो। अपनी इस बेइज्जती पर मेरा दिल टूट गया। अब तक कभी ऐसा न हुआ था कि कोई लड़का मेरे सामने आकर मुझे इस तरह जलील करके गया हो, लेकिन यह बात अलग थी। जैसे ही वो लोग गए, मैं भी अपने कमरे में आ गई। उस दिन मैं अपने कमरे में अकेले बैठे कर बहुत रोई। मेरा दिल अपनी बदकिस्मती पर दहाड़े मार मार कर रो रहा था। एक अपाहिज शख्स ने भी मुझे इतनी बुरी तरह से जलील कर दिया। क्या मैं किसी के भी काबिल ना थी? मेरी माँ अब मुझे बहुत बुरा समझने लगी थी। कहती थी, मुझे तो लगता है
तुम्हारे रिश्ते के लिए मुझे किसी बाबा की मन्नत मांगी पड़ेगी। चल, किस्मत में गरीबी तो हमारी वजह से लिखकर लाई थी, मगर इस सदी सी शक्ल का क्या करूं। शक्ल तो अच्छी ले आती, अब बैठी रहना हमारे सीने पर मूंग दल के। यह सुनकर मेरा दिल चाहता कि मैं जमीन फट जाए और मैं उसके अंदर समा जाऊं, या मुझे कोई बीमारी ही लग जाए जिससे मैं मर जाऊं। मेरे बाकी के बहन भाई भी इसी उम्मीद पर थे कि कब मेरी शादी हो और उनको भी आज़ादी मिले। अब तो मुझे भी लगने लगा था कि मेरी सारी जिंदगी अपने बाप की दहलीज पर ही गुजर जाएगी और इसी तरह अपनी माँ के ताने सुन सुनकर एक दिन में मर ही जाऊंगी। मेरे दिल से यह दुआ निकली कि काश मेरा कहीं दूर से रिश्ता जाए, ऐसी जगह से कि मैं दोबारा अपने घरवालों की शक्ल तक देख न पाऊँ, जिन्हें मैं बहुत बुरी लगती हूँ। जैसा भी होगा काना लंगड़ा लूला, मैं उससे शादी कर लूंगी, लेकिन मुझे अपनी माँ की बातें अब बर्दाश्त नहीं होती। लेकिन मेरे साथ जो हुआ वह किसी चमत्कार से कम ना था। मेरी माँ ने मोहल्ले की औरत से मेरे रिश्ते की बात कर रखी थी, लेकिन अब तक वह जितने भी रिश्ते लाई थी सभी ने मेरी शक्ल को सामने रखते हुए मेरे रिश्ते के लिए मना कर दिया था। हालांकि वह सारे के सारे रिश्ते बहुत कम दर्जे के घरानों से ही आते थे। कोई ड्राइवर था, कोई सब्जी बेचता था, तो कोई मोची था। लेकिन इस बार जो रिश्ता वो लेकर आई थी उसे सुनकर मेरी माँ तो कुछ देर पलक झपकना ही भूल गई। वह कहने लगी, क्या सच में उन्होंने हमारी बेटी शिवानी को पसंद कर लिया है? उन्होंने क्या फोटो भी देखी है? तुम सच कह रही हो ना? बताओ ना, क्या उन्होंने लड़की को पसंद कर लिया है? मेरी माँ को अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। यकीन करना तो मेरे लिए भी मुश्किल हो रहा था, क्योंकि उस औरत के हिसाब से वह लोग बहुत अमीर थे। मेरी माँ पर तो शादी करने का भूत सवार ही था। वह कहने लगे कि उन्हें फ़ोन करके कहा कि हमारे घर आ जाए, और अगर उन्होंने शिवानी का फोटो देखी लिया है तो फिर अब जल्द से जल्द हम यह रिश्ता तय कर सकते हैं। जितनी जल्दी हो इसे लेकर अपने घर चले जाए। वह रिश्ते वाली कहने लगी कि हाँ, आप चिंता ना करो, मैंने शिवानी का फोटो दिखाया है और उन्होंने शिवानी को ही पसंद किया है। मुझे अपनी बदलती किस्मत पर यकीन नहीं आ रहा था कि भी किस्मत चमक सकती है। हम शायद चमत्कार पर कुछ ज्यादा ही यकीन रखते हैं। कभी कभी अपने हालात से तंग आकर हकीकत से आंख मूंद लेते हैं और बिना सोचे समझे फैसले लेने पर मजबूर हो जाते हैं। उन लोगों ने मुझे देखने आना था। मैं बहुत ज्यादा नर्वस थी। आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था, क्योंकि इस रिश्ते का मुझे पता था कि इन लोगों ने लड़की को पसंद कर लिया है। और अब मैं सोच रही थी कि लड़के में पता नहीं कौन सा ऐब है, क्योंकि पैसे में तो वह कम नहीं है, तो फिर किस वजह से मुझे जैसी लड़की को उन्होंने पसंद किया है। चेहरे पर मैंने कुछ भी नहीं लगाया था, चेहरा बिल्कुल सादा ही रखा था। मैं चाहती थी कि वह मुझे मेरे असल रूप में देख ले, कि यह ना हो मेरी तस्वीर पर लगाया गया फिल्टर उन्हें धोखे में रखे। ना जाने क्यों मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मुझे लग रहा था वह लड़का भी मुझे इस अपाहिज की तरह से जलील करके चला जाएगा। मैं जब कमरे में आकर बैठी तो मेरी एक नज़र ही सामने बैठे नौजवान पर पड़ी। वह तो गबरू जवान था, बहुत ही हैंडसम लड़का था। रंगत भी एकदम गोरी चिट्टी थी और अमीर तो वह बहुत ही थे। बस एक पल ही हमारी नजरें आपस में मिली और मेरा दिल यूं हो गया जैसे अभी मेरे सीने को फाड़ कर बाहर निकल आएगा। वह मेरी तो क्या, मेरी सारी दोस्तों और मेरे पूरे खानदान की लड़कियों की सोच से भी कहीं आगे बढ़कर था। वह ऐसा लड़का था जिसे देखते ही अच्छी से अच्छी शक्ल वाली लड़की उससे शादी करने को राजी हो जाए। हालांकि मुझे लगा कि कहीं ऐसा ना हो यह लोग अचानक उठकर खड़े हो जाए और मुझे सुनाते हुए बाहर चले जाए, क्योंकि जब इतने गए गुजरे लड़के ही मेरे मुंह पर मुझे जलील कर चुके थे, तो अब इनके तो कहना ही क्या थे। मेरा दिल चाहा कि उठकर कमरे से बाहर निकल जाओ, क्योंकि मुझे मालूम था कि 100% इनकार ही होगा। वह लड़का मुझ पर फटकार डालते हुए मेरे घर से निकल जाएगा और मैं रिश्ते के नाम पर और ज्यादा जलील होना बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। लेकिन इस नौजवान की नजरें मुझ पर जमी हुई थी। उसकी आंखों की तपिश ने मुझे बहुत ज्यादा गड़बड़ा कर के रख दिया था। मुझे हैरत का झटका तो उस वक्त लगा जब उस नौजवान ने अपने पास बैठी अपनी माँ से कहा कि मॉम, मुझे यह लड़की पसंद है,
आप उसे मंगनी की अंगूठी पहना दीजिए। मेरा दिल तो यह सुनकर धड़कना ही भूल गया था कि मैं इसे पसंद हूँ। आखिर मैं कैसे इसे पसंद आ सकती हूँ? एक गरीब सी लड़की जिसकी रंगत भी सांवली है, वह आखिर इस खूबसूरत और हैंडसम लड़के को किस तरह पसंद आ सकती है? अचानक से मेरी नज़र जब दोबारा उस लड़के से मिली तो मैंने देखा वह मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। मुझे उसकी अक्ल पर शक होने लगा। मुझे लगा यह शख्स जरूर मेंटली तौर पर पागल है और शायद इसीलिए मैं उसे पसंद आ गई हूँ। हद तो यह हुई कि उसकी माँ को भी बिल्कुल एतराज नहीं हुआ। यह बात भी मेरे लिए बड़ी झटके की थी कि मेरी माँ की तो खुशी के मारे बाँछें खिल गई थी। मुझे लगा यह सब कोई ख्वाब है, अभी मैं नींद से जाग जाऊंगी तो यह हसीन ख्वाब चकनाचूर हो जाएगा, क्योंकि ना मैं हुस्न की परी हूँ, ना मेरे बाप के पास कोई बहुत बड़ी दौलत है और ना ही मैं कोई बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की हूँ। मुझे तो ढंग से इंग्लिश बोलना और पढ़ना भी नहीं आता। मेरे पास तो कोई भी खूबी ही नहीं थी। मेरी अक्ल हैरान थी कि मैं उन्हें पसंद आ गई, लेकिन मेरी मां इसे किस्मत का खेल समझकर फूले नहीं समा रही थी। मेरे हाथ में राजेश के नाम की अंगूठी सज चुकी थी जो बहुत कीमती थी। मेरी माँ ने पूरे मोहल्ले में मिठाइयाँ बांट दी। आनन फानन में कुछ ही दिनों के बाद मेरी राजेश के साथ शादी हो गई। उन्होंने दहेज में भी हमसे कुछ नहीं मांगा था, यहाँ तक कि मेरी दुल्हन वाली ड्रेस भी मेरी ससुराल से आई थी जो कि बहुत महंगी लग रही थी। मुझे बहुत ही महंगे पार्लर से तैयार कराया गया था। आज तो मैं बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई अप्सरा ही हूँ। मेरी काली रंगत मेकअप की मोटी मोटी परतों के पीछे कहीं छुप गई थी। आज ही जिंदगी में पहली बार मेरी माँ ने मेरी नज़र उतारी थी। मैं आज अपने घर वालों के साथ मोहल्ले वालों के लिए भी खास बन चुकी थी। सभी मेरी किस्मत पर खुश हो रहे थे। कुछ लोगों की आंखें तो अब भी यकीन का घूंट नहीं पी रही थी कि मेरा पति इस कदर हैंडसम और मालदार है जिसे देखकर लोग उंगलियां मुंह में दबा ले। मैं बड़े ठाठ के साथ रुखसत होकर अपने छोटे से घर से निकलकर एक बड़े से महल में आ गई। मेरा कमरा ही इतना बड़ा था जितना तो मेरा पूरा घर भी नहीं था। एक खूबसूरत से बेर पर बैठी मैं अपनी किस्मत पर खुशियां मना रही थी। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि यह मेरा घर है। मैं बड़ी हैरत से उस कमरे को देख रही थी, तभी कमरे का दरवाज़ा खुला और सामने राजेश को देखकर मेरा दिल मेरे सीने में थम सा गया। वह ऐसा नौजवान था कि जिसकी तमन्ना हर लड़की कर सकती थी, लेकिन वह मेरा नसीब बन चुका था। मेरे पति ने मुझे उस रात हर खुशी दे दी जिसकी एक बीवी को तमन्ना होती है। वह मेरी तारीफ कर रहा था और मुझे लग रहा था कि मैं कोई बहुत हसीन लड़की हूँ, कोई अप्सरा हूँ। हालांकि उस वक्त मैं अपनी सांवली रंगत को भी भूल चुकी थी। बस मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी जन्नत में हूँ और राजेश मेरे साथ बैठे हुए मेरे हुस्न में चार चांद लगा रहे हैं। 4 दिन में राजेश ने मुझ पर मोहब्बत ही निछावर की थी। मुझे अपना आप बहुत हसीन लग रहा था। मैं खुद को हवाओं में महसूस कर रही थी, यहाँ तक कि मेरी सास का रवैया भी बहुत अच्छा था। ऐसा लग रहा था जैसे अपनी माँ के घर तो मैं अब आई हूँ, अब तक मैं ससुराल में ही रह रही थी। 15 दिन बाद ही राजेश मुझसे कहने लगे कि तैयारी कर लो, हम लोग हनीमून मनाने के लिए मॉरिशस जा रहे हैं। यह खुशी सुनकर तो मेरे अंदर तितलियां सी उड़ने लगी। फिलहाल कुछ दिनों के अंदर ही हम हनीमून मनाने के लिए मॉरिशस आ गए। मैंने अपनी सारी पैकिंग कर ली थी और राजेश के साथ जहाज का सफ़र करते हुए जब मैं कनाडा पहुंची, वहां की जमीन पर कदम रखते ही मुझे ऐसा लगा जैसे मैं जन्नत में आ गई हूं। लेकिन शायद यह मेरे ख्वाबों से जागने का वक्त था। यहाँ पहुंचकर राजेश मुझे एक होटल में ले गए। बहुत बड़ा और आलीशान सा होटल था। वहां उन्होंने एक बहुत खूबसूरत सा कमरा लिया और मुझे कमरे में ले जाकर मुझसे कहने लगे, तुम कुछ देर आराम कर लो, मुझे काफी थकी हुई लग रही हो। मैं किसी काम से जा रहा हूँ, जल्दी ही लौट कर आ जाऊंगा। मैं काफी ज्यादा थकी हुई थी, इसीलिए फौरन लेट गई। लेटते ही तुरंत मेरी आंख लग गई और मैं सो गई। शाम गहरी हुई तब मेरी आंख खुली, लेकिन अभी तक राजेश का कोई पता नहीं था। मैं उठकर बैठ गई। मुझे काफी भूख लग रही थी, लेकिन मुझे ना तो इंग्लिश में बात करनी आती थी और ना ही मेरे पास पैसे थे कि मैं खाना मंगा सकूं। मैं उठकर खिड़की के पास चली गई। मकसद ही कई घंटों से बाहर देख कर रही थी। मुझे लगा कि अभी राजेश आ जाएंगे, लेकिन ऐसा
नहीं हुआ। रात गहरी हो गई थी और मुझे भूख भी लग रही थी, लेकिन मेरे लिए यह बिल्कुल अनजान सी जगह थी। ना मैं यहाँ के रास्ते जानती थी और ना ही मुझे यहाँ के माहौल का पता था। मुझे तो यह भी नहीं पता था कि राजेश आखिर गए कहाँ हैं, जो अभी तक आए नहीं। मैं भी यही सोच रही थी, तभी मेरे कमरे के दरवाजे पर आहट हुई। मुझे लगा राजेश आ गए। मैंने जल्दी से दरवाज़ा खोल दिया, लेकिन बाहर एक अंग्रेज आदमी खड़ा था जो मुझसे टूटी फूटी हिंदी में पूछने लगा कि क्या आप राजेश के साथ आई है। मैं पहले ही परेशान थी। यह सुनकर मैं रोने ही लगी। मुझे यूं रोता देखकर वह शख्स वापस चला गया। मैंने सोचा हिम्मत करके खुद ही बाहर निकल कर देखती हूं कि राजेश कहाँ है। मैं अपना पर्स लेकर बाहर निकली और जहां तक मेरे बस में था होटल के आसपास देखने लगी। कुछ गलियां, कुछ सड़कें छानी और जल्द ही थक कर वापस होटल आ गई, लेकिन राजेश मुझे कहीं नजर नहीं आए। होटल आकर मैं बहुत बुरी तरह से रोने लगी कि अगर राजेश वापस न आए तो मैं क्या करूंगी, कहाँ जाऊंगी। मैं तो किसी के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, नहीं मेरे पास अपने घर का कोई फोन नंबर था। सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ था कि मैं कुछ भी इकट्ठा ना कर पाई थी। मैंने सोचा था कि यहाँ आकर राजेश से ही फोन कराऊंगी और फिर अपनी माँ से बात करूंगी, लेकिन वह कुछ भी ना हो सका और यह आफत मेरे ऊपर आ गई। मैंने तो अपनी तरफ से सारी मेहनत कर ली, यहाँ तक कई घंटों की मेहनत के बाद भी मुझे सड़कों पर राजेश का पता भी नहीं मिला। और अब मैं यही सोच सोच कर फूट फूट कर रोने लगी। राजेश न जाने कहाँ चले गए, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि कुछ देर बाद ही मुझ पर कयामत टूटने वाली है। कुछ ही देर में मेरे कमरे पर दोबारा आहट हुई। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने वही अंग्रेज खड़ा था। वह मुझसे कहने लगा कि आपके पति का एक्सीडेंट हो चुका है। यह सुनकर तो मेरे होश उड़ गए। वह आदमी मुझे अपने साथ एक हॉस्पिटल में ले गया। कहने लगा तुम्हारा पति हमारे होटल की गाड़ी में ही गया था, लेकिन रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया। जब मैं हॉस्पिटल पहुंची तो मुझे पता चला कि राजेश मर चुके हैं। मैं तो ऐसी हो गई जैसा कोई पागल होता है। आंखों में आंसू भरे मैंने वह बॉडी देखी जो पूरी झुलस चुकी थी। उसे देखकर पता ही नहीं चल रहा था कि उनके साथ क्या हुआ है। उनको तो पहचान पाना भी बहुत मुश्किल था। मेरा रो रो कर बुरा हाल था। मुझे इस देश के कानून नहीं पता थे। तभी इस होटल के मैनेजर ने कहा कि तुम अपने घर पर फोन करके इस बात की खबर दे दो, लेकिन मेरे पास तो नंबर था ही नहीं जिसकी वजह से मैं कोई फोन कर पाती। तो कुछ भी नहीं जानती थी कि मैं वापस कैसे जाऊंगी। रोती पीटती मैं वहां से वापस होटल के कमरे में आ गई। जब मैंने सामान खोल कर अपना पासपोर्ट ढूंढा तो मुझे वहां पर कुछ भी नहीं मिला। मेरे तो पैरों के नीचे से जमीन ही निकल गई कि यह मैं कहाँ फंस चुकी हूँ। ना मेरे पास पैसे थे, ना ही पासपोर्ट था और ना अब मेरे पास राजेश था। यहाँ तक मुझे यहाँ पर बात करने के लिए यहाँ की भाषा भी नहीं आती थी। मुझे तो राजेश के घर का भी अता पता कुछ नहीं मालूम था और यहाँ पड़े हुए सामान से भी मुझे कुछ ऐसा काम का ना मिला। मेरे पास पैसे भी नहीं थे। हॉस्पिटल वालों ने राजेश की डेड बॉडी भी नहीं दी क्योंकि वह उसके लिए पैसे मांग रहे थे और मेरे पास कोई भी पैसा ना था। जो आदमी मुझे हॉस्पिटल लेकर गया था वह मुझे यह सारी खबरें बता रहा था। शायद वह इस होटल का मैनेजर था। वह मुझसे कहने लगा कि बिना पासपोर्ट के तुम्हें यहाँ की पुलिस पकड़कर जेल में बंद कर देगी। तुम्हारे पास कुछ भी ऐसा नहीं है कि तुम यहाँ से वापस अपने देश जा सको। और तुम्हारे पति ने बस आज रात तक कहीं किराया हमें दिया था, तो अगली सुबह तुम्हें यह होटल भी खाली करना पड़ेगा। मैं भूखी प्यासी इतने बड़े गम को झेल रही थी, उस पर यह खबर कि अब कल मुझे होटल भी खाली करना होगा। इस नए गम को झेल ना सकी और मेरी आंखें लगातार रोने लगी। मेरे लिए यह सब मौत से ज्यादा खतरनाक था। मैंने उस आदमी से कहा कि भाई मैं यहाँ से कहाँ जाऊंगी, मैं तो यहाँ किसी को जानती भी नहीं हूँ और तुम्हें पता है मेरे पति की एक्सीडेंट में मौत हो गई है और मेरे पास कोई पता ठिकाना नहीं है। वह आदमी कहने लगा कि देखो तुम परेशान तो हो, लेकिन यह प्रॉब्लम तुम्हारी है, मैं इसमें कोई मदद नहीं कर सकता, तो खुद यहाँ पर नौकरी करता हूँ। मैं लगातार रोए जा रही थी। मुझे रोता देखकर वह बाहर चला गया। मुझे इतनी तेज भूख लग रही थी कि बस सारे गम भूल कर मुझे इस वक्त खाना चाहिए था। कुछ देर बाद वह
आदमी दोबारा आया और उसके साथ एक वेटर भी था जिसके हाथ में खाने की थाली थी। वह मेरे कमरे में आया और मुझसे कहने लगा, मैं तुम्हारे साथ सिर्फ यह भलाई कर सकता हूँ कि आज रात का खाना तुम्हें खिला दूँ, लेकिन मैं तुम्हें फ्री में इस होटल में नहीं रख सकता। तुम्हें सुबह हर हाल में यह होटल खाली करना ही होगा। देखने में वह आदमी अंग्रेज लग रहा था, गोरी रंगत, हरी आंखें और बहुत ही खूबसूरत, लेकिन टूटी फूटी हिंदी बोलकर मुझे समझ रहा था मैं बहुत बड़े गम से गुजर रही थी, लेकिन उससे ज्यादा यह सोचकर परेशान थी कि मैं जिस मुसीबत मैं फंस गई हूँ अभी उससे बाहर कैसे निकल लूंगी। आखिर किस तरह मैं अपनी जिंदगी यहाँ गुजार लूंगी और किस तरह से अपने घर वापस जाऊंगी। वहां से बाहर निकलने का मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। बहुत बड़ा हादसा था जो मेरे साथ हो चुका था। मैंने खाना खाया और रोते रोते सो गई। अगली सुबह ही वो आदमी मेरे कमरे में आया और मुझसे कहने लगा, अब तुम्हें कमरा खाली करना पड़ेगा। मैं रोने लगी, उसके हाथ जोड़कर मन्नतें करने लगी। मैंने कहा कि मैं यहाँ किसी को नहीं जानती, मैं कहाँ जाऊंगी। ऐसा करो कि तुम मुझे इस होटल में नौकरी दे दो, मैं कोई भी काम कर लूंगी, झाड़ू पोंछे से लेकर बर्तन धोने तक। इस पर उसने कहा कि तुम तो हमारी भाषा भी नहीं जानती और न ही तुम्हारे पास पासपोर्ट है, इसलिए इस होटल में तो क्या कहीं भी तुम यहाँ काम नहीं कर पाओगी। और यह कहकर वह बाहर जाने लगा। तभी अचानक वह जाते जाते वापस पलटा और मुझसे कहा कि एक काम करो, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे रहने और नौकरी दोनों का इंतजाम कर सकता हूँ। मेरे पास उस आदमी की बात मानने के अलावा दूसरा कोई रास्ता न था। मैं उसके साथ चली गई जहाँ मुझे वो लेकर आया था। वह एक पुरानी सी बिल्डिंग थी जिसमें छोटे छोटे से फ्लैट है। उसने एक फ्लैट के पास जाकर घंटी बजाई। अंदर से बड़ी सांवली रंग की लेकिन मॉडर्न कपड़े पहने हुई लड़की निकली। शक्ल सूरत से इंडोनेशिया की लग रही थी, लेकिन रंग और नक्शे से बिल्कुल मेरी ही थी। फिर वह मुझे अंदर ले गई, साथ में वह आदमी भी था। उसने अंग्रेजी उस लड़की से कुछ बातें। उस कमरे में और भी लड़कियां थीं जो कि स्कर्ट पहने हुई थी, लगभग सारी ही सांवले रंग की थी, सांवले रंग की। मैं उनमें खड़ी हुई अच्छी लग रही थी। मैं खामोशी से एक जगह बैठ गई क्योंकि वैसे भी मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। कुछ देर तो वह लड़कियां मुझे देखती रही, फिर आपस में ना जाने किस भाषा में बात करने लगी। फिर वह लड़की जो मैनेजर से बात कर रही थी मुझे अपने साथ कमरे में ले गई और एक लड़की को कुछ कहने लगी। उसके बाद उस लड़की ने मेरे बालों को काटना छांटना शुरू किया। मैं हैरान परेशान बस यह सब होता हुआ देख रही थी, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वह मेरे बालों का स्टाइल बनाने के बाद मेरे चेहरे पर बहुत कुछ लगा रही थी। कुछ ही देर में उस लड़की ने मेरा हुलिया ही बदल दिया। मैं हैरान इस बात पर थी कि मुझे तैयार क्यों किया जा रहा है। मैं तो समझ रही थी कि मुझे घर का कामकाज करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ तो हो ही कुछ और रहा है। मुझे लगा शायद मुझे वेटर की जॉब करनी है। आखिर मेरा कमजोर दिमाग बस यही तक सोच समझ सकता था। करीब 1 घंटे के बाद उस होटल के मैनेजर के साथ 4 काले अंग्रेज भी कमरे में आए। शायद वह अफ्रीका के थे। उस लड़की ने मुझे उनके सामने बिठा दिया। मुझे यह सब बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन अब इन सारे मर्दों को अपनी तरफ अजीब नजरों से देखते हुए मुझे कुछ समझ में आने लगा। तभी उनमें से एक आदमी ने मैनेजर को पैसे निकाल कर दिए। पैसे लेकर वह मैनेजर बहुत खुश हुआ, फिर मुझसे कहने लगा कि इस शख्स के साथ चली जाओ। यह सुनकर मुझे बहुत बड़ी गड़बड़ का एहसास हुआ। मुझे लगा कि यह मेरे साथ क्या हो गया, मैं तो गलत हाथों में पड़ गई। मैंने कहा कि मुझे कहीं नहीं जाना। इस बात पर वह मैनेजर बहुत गुस्सा हुआ और मुझे घूरने लगा। साथ ही वह कहने लगा कि ज्यादा बकबक मत करो वरना सड़कों पर भीख मांगती नजर आओगी। हम तुम्हारे हाथ पैर तोड़कर तुम्हें बाहर खड़ा कर देंगे और आती जाती गाड़ियों से भीख मांगती रहोगी। यह कहकर उसने मेरा हाथ उस आदमी के हाथ में दे दिया, लंबे चौड़े काले से अफ्रीकी आदमी के साथ। मैं
घबराई हुई सी खड़ी थी कि मैं किस मुसीबत में फंस गई, यहाँ से मैं वापस भी नहीं जा सकती और ना जाने यह कसाई जैसा आदमी मेरे साथ क्या करेगा। वह आदमी मुझे एक होटल के कमरे में ले गया। दरअसल वहाँ सारी लड़कियाँ अपने जिस्म को बेचने का धंधा करती थी और मुझसे भी यह लोग अब यही काम लेने लगे। मैं रोज रोती थी, हर बार इनकार करती थी, लेकिन हार कर मुझे यह काम करना ही पड़ता था। उस जगह पर ऐसे लोग आते थे जिन्हें सांवली लड़कियां पसंद थी और उन्हीं की मांग थी और उनकी कीमत भी ज्यादा दी जाती थी। मैं हर रात सोने से पहले यह सोचती कि काश मेरे पति राजेश का एक्सीडेंट ना हुआ होता या शायद मेरी शादी ही ना हुई होती है, क्योंकि शादी की मेरे पास कुछ अच्छी यादें भी थी। इसीलिए मैं यही सोचती कि काश राजेश जिंदा होते या कहीं से राजेश जिंदा होकर आ जाए और मुझे इस दलदल से निकाल कर अपने घर ले जाए। लेकिन मुझे पता था कि यह सब मैं सिर्फ सोच सकती हूँ, हकीकत तो इसके बिल्कुल उलट है और मैं अपनी किस्मत को रोते रोते सो जाती। सुबह उठकर भी अपनी किस्मत को रोती कि मैं किस नर्क में फंस गई हूँ। एक बार मैंने जाने से इनकार कर दिया, जिस पर वह मैनेजर मुझ पर चीखने लगा, लेकिन मैं अपनी बात पर अड़ी रही, जिससे गुस्सा होकर वह मैनेजर मुझे कमरे में ले गया और मुझे बहुत मारा, इतना कि मेरा हुलिया बिगड़ गया। मुझे ठीक होने में कम से कम 1 हफ्ता लगा। उसके बाद मेरे अंदर ऐसी ताकत ही ना बची कि मैं इनकार कर सकूं। मेरी सारी हिम्मत उस मारपीट से टूट गई थी। उसके बाद मैंने कभी इनकार नहीं किया, हालांकि यह काम मुझे पसंद नहीं था, मगर मेरी मजबूरी थी कि मैं इसके अलावा कुछ करना चाहती थी। यह मेरा कोई अपना ना था। मैंने सब कुछ अब किस्मत समझकर कबूल कर लिया। यही धंधा करते करते मुझे 1 साल गुजर गया। एक बार इसी मैनेजर का सेठ मुझे अपनी गाड़ी में अपने घर ले गया। रात गुजारने के बाद जब मैं सुबह वापस जाने लगी तो उस सेठ ने अपने नौकर को आवाज लगाई। जब वह नौकर आया उसे देखकर तो मैं हैरान हो गई और वह आदमी भी मुझे देखकर घबरा था गया। यह तो राजेश ही था। मैं बेधड़क उसकी तरफ बढ़ी और मैं रोने लगी कि राजेश, आप जिंदा हो। फिर मैंने पूछा कि आप मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे। वह मेरे किसी सवाल का जवाब नहीं दे रहा था। तभी वह सेठ, जो मुझे हैरत से देख रहा था, अचानक बोला कि यह लड़का तो हमारा नौकर है, जो हमारे कहने पर अलग अलग देशों से लड़कियों के साथ शादी करके यहाँ पर लेकर आता है और फिर उन लड़कियों को हम यहाँ इस धंधे में लगाते हैं ताकि हम अच्छे पैसे कमा सकें और तुम्हारे जैसे छोटे घरानों के लोग ऐसे मालदार और खूबसूरत रिश्तों को देखकर बिना कुछ सोचे समझे शादी की हामी भर देते हैं। यह सुनकर मेरी सारी उम्मीदें टूट गई, मेरे बची कुची किस्मत भी खत्म हो गई। मुझे लगा कि अब मेरे पैरों में हमेशा के लिए बेड़ियां पड़ चुकी है, जो कि कभी ना खत्म होगी। और मैं यह सोचती हुई ड्राइवर के साथ बैठकर वापस से उसी गंदे फ्लैट में आ गई और शायद अब जिंदगी की बाकी सांसें भी मुझे अपने इसी धंधे में निकालनी पड़ेगी। लेकिन उस रात मैंने यह सोचा कि हमारे परिवार वालों ने बिना सोचे समझे मेरी शादी सिर्फ पैसा और हुस्न देखकर कर दी। उन्हें लगा कि शायद यह कोई चमत्कार है और हमारी लड़की बाहर के देश में जाकर बहुत खुश रहेगी और ना जाने मुझे जैसी कितनी लड़कियां इसी तरह बेवकूफ़ बनकर अपने देश से इतनी दूर आती है और यहाँ आकर इन जानवरों के हाथ बेची जाती है। आज सोने से पहले मैं बस यही सोच रही थी कि मेरी जिंदगी तो अब बर्बाद हो चुकी, लेकिन शायद लोगों को समझ आए और लोग अपनी लड़कियों का रिश्ता सोच समझकर करें, हर एक रिश्ते की छान पटक करें कि वह लड़की कहाँ दे रहे हैं। शायद इसी तरह से और किसी लड़की के साथ ऐसा ना हो। यह मेरी सिर्फ सोच थी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।